अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है डाटा वेयर हाउसिंग का। ठीक है, तो एंड लेक्चर पे हमने डाटा वेयर हाउस के कुछ उसके टाइप्स वगैरह डिस्कस की थी। ठीक है, अब कुछ इसकी एक दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, डाटा वेयर हाउस की, जो कि डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा पड़ा हुआ होता है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है जो हम आज के लेक्चर में डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा फर्दर आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे पीरियडिक में के स्टेटस वर्सेस इवेंट डाटा। अब यहाँ पे ये होता है कि स्टेटस और इवेंट डाटा। स्टेटस डाटा कौन सा होता है और इवेंट डाटा क्या होता है। स्टेटस डाटा सिंपल सी बात है कि जब कोई भी डाटा अगर किसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो डाटावेयर के हाउस के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसका जो आपको शोर हो रहा होता है रिसेंटली, ठीक है, उसको स्टेटस डाटा कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, ठीक है, किसी की कोई भी जो आदमी है किसी का अकाउंट ओपन है, ठीक है, उसके अंदर कोई रकम वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो जो रकम वगैरह वैसे शो हो रही है, ठीक है, वो या एज ए स्टेटस डाटा के तौर पर आपको शो होगी। लेकिन उसके बाद अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो बैंक से वो रकम को विड्रॉल करता है या उसके अंदर कुछ ना कुछ रकम जो है वो डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब उस डिपॉजिट के नतीजे में क्या होगा कि फिर आपके पास एक नई रकम जो होगी वो शो होगी। अब इसमें ये होता है कि जो रकम आपके पास स्टैटिक फॉर्म में पहले शो हो रही थी, यानी जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं था हो रहा, या जो कि प्रोसेस होने के बाद आपको शो हो रही है, जो कि वो भी स्टैटिक फॉर्म में है, तो इसको हम कहेंगे कि जी ये उसका स्टेटस डाटा है। अब इवेंट डाटा क्या है। इवेंट डाटा ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल वो जो किसी भी पर्सन ने अपने अकाउंट से रकम डिपॉजिट की है या उसने विड्रॉल किया, अब जितनी रकम उसने डिपॉजिट या विड्रॉल की होगी वो उसका इवेंट डाटा कहलाएगा। यानी कि उसके अकाउंट के ऊपर कोई भी जो इवेंट वगैरह फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, वो जितना डाटा वो उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको इवेंट डाटा का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो स्टैटिक फॉर्म में अब फॉर एग्जांपल उसने अकाउंट में 1000 रुपये रकम होगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जी वो कहेगा जी मैंने इसमें से 300 निकलवाने हैं। अब जो पहले रकम 1000 रुपया शो हो रही होगी वो उसका एज ए स्टेटस डाटा के तौर पर शो हो रही होगी। अब वो क्या करता है कि वो जो 300 रुपया अपने अकाउंट से निकलवा लेता है, तो बाकी कितने रह जाते हैं, बाकी 700 रुपया रह जाएगा। अब वो 700 रुपया जब रकम निकलवाने के बाद शो होगा तो वो भी स्टेटस डाटा के तौर पर ही शो होगा। लेकिन इवेंट डाटा क्या होगा, इवेंट डाटा वो होगा जो उसने 300 रुपया निकलवाया है, ठीक है, यानी कि उसने 300 रुपया निकलवाया तो लिहाजा वो 300 क्या होगा कि वो उसका एज ए इवेंट डाटा के तौर पर शो हो रहा होगा। इसी वजह से कि जो भी आपके पास रिसेंटली कोई भी शो हो रही है उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा वो स्टेटस डाटा कहलाएगा। और जो डाटा आपको फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, या जो फंक्शन परफॉर्म वो कर रहा होगा वो इवेंट डाटा कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिट वर्सेस पीरियोडिक डाटा। अब ट्रांजिट डाटा क्या होता है और पीरियोडिक डाटा क्या होता है। ट्रांजिट डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि जिस डाटा को ओवरराइट करके इसके अंदर कोई और डाटा इसकी जगह पे ऐड किया जा सके, उसको ट्रांजिट डाटा कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जिस तरह मैंने आपको स्टेटस डाटा में मिसाल दी थी कि क्या हुआ कि एक आदमी ने क्या किया कि जी उसके पास जो है वो 1000 रुपया पड़ा हुआ था, ठीक है। अब उसके अकाउंट में पहले 1000 रुपया शो हो रहा था, लेकिन जब वो 300 रुपया निकलवा लेगा तो उसका बाकी कितना रह जाएगा, 700 रुपया। तो वो 700 रुपया अब 1000 की जगह पे वो 700 रुपया उसको शो हो रहा होगा, जिसकी वजह से अब चूंकि पहले डाटा के ऊपर उस दूसरा डाटा उसका शो हो रहा है क्योंकि अकाउंट उसका सेम है। उसके अकाउंट में पहले 1000 रुपया शो हो रहा था, लेकिन जब उसने निकलवाया तो उसके बाद वहाँ पे 1000 की जगह पे 700 शो हो रहा है। यानी कि ट्रांजिट डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसको ओवरराइट करके इसकी जगह कोई और डाटा हम सेव कर सके, उसको ट्रांजिट डाटा का नाम देते हैं। और उसके बाद पीरियोडिक डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसको ना तो बंदा डिलीट कर सकता है और ना ही उसको ओवरराइट कर सकता है, बल्कि वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहे, उसको पीरियोडिक डाटा का नाम दिया जाता है। यानी इसको ना तो ओवरराइट करके इसके ऊपर कोई वैल्यूज़ वगैरह लिखी जा सकती है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर कोई और चेंज वगैरह की जाती है। इसकी अगर सिंपल सी मिसाल दूँ, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस डाटा बेस उसका डाटा बेस है,
ठीक है, वो क्या करती है कि वो अपना जितना भी वर्किंग वगैरह होती है, वही अपना जितना भी डाटा होता है वो टाइम बाय टाइम डाटाबेस के अंदर उसको सेव करते जाते हैं। तो अब वो जो सेव हो रहा होगा डाटा, वो क्योंकि एक तरह का डाटा नहीं हो रहा, ठीक है, वो टाइम बाय टाइम से वो आज का दिन, आज का जो उसके अंदर डाटा सेल परचेज होगी वो सेव करेंगे, कल की सेल परचेज को सेव करेंगे, परसों की, इस तरह यानी कि पीरियोडिकली डाटा जो होगा उसका वो सेव हो रहा होगा। और उस डाटा को क्या कर सकते हैं कि ना तो ओवरराइट कर सकते हैं कि जी हमारी उस दिन सेल इतनी नहीं इतनी हुई थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना एक तरह से वो जो उसकी कैलकुलेशन है या उसकी चार शीट है वो उन्होंने मेंटेन रखनी होती है। तो इस वजह से वो जो पीरियडिक डाटा होता है उसको उसको ना तो वो कुछ उसके साथ छेड़छाड़ किस कर सकते हैं कि जिसको हम रिमूव कर दें, या इसके लिए कुछ इस तरह की कुछ कैलकुलेशन वगैरह दे देंगे जो कि इसकी जगह पे ओवरराइड की जा सकती है, बल्कि जो फैक्चुअल डाटा उसका वहाँ पे पड़ा होगा वो उसके अंदर वहीं सेव रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जो टॉपिक है वह डिराइव्ड डाटा लेयर। अब डिराइव्ड डाटा लेयर, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि डिराइव्ड डाटा क्या होता है। वो डाटा जो कि आपके डाटा मार्ट्स के अंदर पड़ा हुआ होता है उसको डिराइव्ड डाटा का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ज़ाहिर है वो डाटाबेस के अंदर या डाटा वेयर हाउस के अंदर लेयर्स के सूरत में लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता है कि कोई सोर्स होता है जिससे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर डाटा वो डाटा के पास जाता है, ठीक है, जो कि डाटा वेयर हाउस कहलाता है, ठीक है। यानी कि इंटरप्राइज डाटा वेयर उसके बाद जाता है, उसकी वो सेकंड लेयर बन जाती है। और उसके बाद आगे उसके थर्ड जो कि डाटा मार्ट्स पड़े हुए होते हैं वो उसकी थर्ड लेयर जो होती है वो बन जाती है। तो अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर के हमारा प्योर डाटा जो कि डाटा मार्ट्स के अंदर हमारा प्योर डाटा उसके अंदर सेव हुआ होता है। बाय डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि इज़ द लेयर दैट इज़ एसोसिएटेड विद फिजिकल और लॉजिकल डाटा मार्ट्स। यानी कि कोई भी डाटा वेयर उसके अंदर जो डाटा मार्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ के लॉजिकली डाटा मार्ट्स, यानी लॉजिकली डाटा मार्ट्स हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो कि ना जिसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, होता तो वो एक ही किस्म का डाटा मार्ट है, ठीक है, लेकिन उसको हम फर्दर लॉजिकली हम उसको क्या करते हैं कि मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। और चूँकि वो डाटा जो होता है वो डाटा किस लिए वो रॉ डाटा पड़ा हुआ होता है, जो जो भी डाटा आता है वो उसी के अंदर आके वो सेव होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से वो डाटा जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स ने क्या करना होता है कि अपना डाटा जो होता है वो अपने डाटा मार्ट्स के अंदर उसको वो सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो उसका रिकनसाइल्ड डाटा लेयर जो होती है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है, वो उसके लिए वो बिल्कुल ज़रूरी होता है, ठीक है। रिकॉल रिकनसाइल्ड डाटा लेयर जो होती है वो एक ऐसी डाटा लेयर होती है कि जो कि एक मुकम्मल अथॉरिटी रखती है, ठीक है, डाटा को एक्सेस करने में, या कोई भी जो पर्सन वगैरह उसके डाटा से डाटा हासिल करना चाहता है या डाटा को फैच करना चाहता है या डाटा उसके अंदर इंसर्ट करना चाहता है, तो वो उसी को फॉलो करते हुए या उसी के रूल्स वगैरह रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो कंसाइल डाटा के या तो उसके ज़रिए वो क्या कर सकता है कि वो डाटा मार्ट्स के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट या डिलीट कर सकता है। और उसके लिए अब डाटा जो होगा वो चाहे आपका इंडिपेंडेंट मार्ट्स की सूरत में हो, डिपेंडेंट मार्ट की सूरत में हो, या लॉजिकल डाटा की सूरत में, तो उसकी जो एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउसिंग है वो फुली तौर पर नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। अब वो फुली नॉर्मलाइज्ड किस तरह होगी, इसकी मेन रीज़न ये होती है कि अब फॉर एग्जांपल कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, अगर वो 3 या 4 डिपार्टमेंट एक ही कस्टमर का डाटा सेव करना चाहते हैं उसके अंदर, तो वो क्या होगा कि जिस तरह पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस है वो क्या करती है कि उसके उसके होते हुए उसी के ज़रिए क्या कर सकते हैं कि डाटा वेयर हाउस के अंदर पड़े हुए मुख्तलिफ डाटा मार्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डाटा मार्ट्स को एक तो जो डिपार्टमेंट होता है वो डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो दूसरे डाटा मार्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी दूसरे डिपार्टमेंट्स के डाटा मार्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको
एक परमिशन चाहिए होती है, तो फिर वो परमिशन किसके पास जाती है, फिर किससे लेते हैं, वो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउसिंग के पास वो जाती है, जो कि फिर वो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस जो होती है वो उनको अपने डिपार्टमेंट्स के अलावा जितने भी डाटा मार्ट्स पड़े हुए होते हैं उन तक वो एक्सेस देने की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि फुली नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो डाटा है वो डुप्लीकेट फॉर्म में के अंदर वो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउसिंग से होता भी हो, लेकिन ठीक है तो उसको इस तरह फुली तौर पर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए कि वो क्या कर सके कि वो डाटाबेस को एक ही पर्सन का डाटा जो होगा उसको वो डुप्लीकेट करके अपने अंदर ना रख सके। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन का डाटा है, ठीक है, या एक कस्टमर का डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या एक एम्प्लॉय का डाटा है, तो अब क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट जो होगा वो ज़ाहिर है अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा। लेकिन यहाँ पे एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस जो कि हमने क्रिएट की होती है, ठीक है, उसका ये काम होता है कि वो उसके डाटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन ना होने दे, बल्कि उसको एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रखे। जिस तरह के हमने नॉर्मलाइजेशन डाटा की नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के उसके अंदर पहले के तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं उसके ऊपर उसको वो ख़त्म होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जो डाटा है उसके अंदर फुली इस तरह से नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो कि ये इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउसिंग का मेन काम क्या होता है कि ये किसी भी पर्सन को उसकी फुली एक्सेस देती है डाटा मार्ट्स के अंदर या डाटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से ये एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है कि कोई भी पर्सन जो होता है या कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स का अगर बंदा है तो वो किसी डिपार्टमेंट का डाटा एक्सेस करना चाहता है तो उसको भी ये इस तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जी कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो डाटा को आके किसी भी डाटा को फैच कर सकता है। उसके बाद आगे कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले क्या है, अगर देखा जाए, ड्राइव डाटा इज ए डाटा विच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर्मेटेड एंड एग्रीगेटेड डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो एक प्योर रॉ डाटा की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि उसके अंदर पड़ा हुआ डाटा मार्ट्स के अंदर पड़ा होता है, क्योंकि अब जो डाटा मार्ट्स पड़े हुए होते हैं वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब जो भी डाटा वगैरह होगा जो डाटा मार्ट्स के अंदर पड़ा होगा वो एक तो उन्होंने जो भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट जो अपना डाटा सेव करना चाहता होगा, ठीक है, ज़ाहिर है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में भी होगा, ठीक है, ये नहीं होगा कि वो बगैर किसी फॉर्मेट के अंदर वैसे डाटा जो होगा वो अपने डाटा मार्ट के अंदर इंसर्ट करते चले जाएं। और उसके बाद एग्रीगेशन, यानी उस डाटा को इस तरह से कैलकुलेट किया जाए कि उसके ऊपर कोई भी जो डिसीजन मेकिंग है वो जो कोई भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है वो उस डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सके, उस डाटा के कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि इनपुट आउटपुट के हवाले से जितनी भी उस डाटा उस डिपार्टमेंट के अंदर उस डाटा की सेविंग पड़ी हुई है, ठीक है, या डाटा जो सेव पड़ा हुआ है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको कैलकुलेशन करते हुए वो क्या करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़ कर सकेंगे। जी हमने को ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी चाहिए, या हमने अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये ड्राइव डाटा लेयर के अंदर पड़ी होती हैं, यानी डाटा मार्ट्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। उसके बाद जिस तरह के आपको ड्राइव डाटा जो होता है डाटा मार्ट्स जो कि पड़े हुए होते हैं वो किसी ना किसी ग्रुप को, ठीक है, या किसी ना किसी डिपार्टमेंट के पड़े हुए होते हैं। इस एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट्स जो अपना डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, उनका डाटा वेयर हाउस बना हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगे कि उनका ज़ाहिर हर एक का मखसूस डाटाबेस होगा वहाँ पे। ये नहीं होगा कि वो सारे का सारा डाटा जो होगा वो आप एक ही जगह पे इकट्ठा सेव कर रहे हो, कि यानी एक ही डाटा मार्ट के अंदर उसको सेव कर रहे होंगे, बल्कि उसको क्या किया होगा कि डिपार्टमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ डाटा मार्ट्स उनको असाइन किए होंगे कि जिसको फॉलो करते हुए क्या कर सके कि उसी डाटा मार्ट्स के अंदर वो अपना डाटा जो है वो रख सके, उसको सेव कर सके। तो लिहाजा इसकी वजह से जो ड्राइव डाटा होता है वो मोस्टली सिर्फ एक क्या करता है कि वो डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल तक को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि जी वो
क्या करेगा जी, अपना जो डाटा है वो उसके अंदर जो है उसको सेव कर सकता है। मोस्टली ये डिपार्टमेंट्स के लिए ही डाटा मार्ट जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं कि ताकि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अपना डाटा जो है किसी डाटा मार्ट्स के अंदर सेव कर सके। तो ड्राइव डाटा चूँकि डाटा मार्ट्स के अंदर यानी जो ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ होता है वही होता है, तो इसी वजह से उसको डिपार्टमेंट का जितना भी डाटा पड़ा हुआ होता है वो इसी ड्राइव्ड लेयर के अंदर जो होता है वो पड़ा हुआ होता है। और ड्राइव्ड लेयर जो होती है वो मोस्टली डिपार्टमेंट्स लेवल के जो डिपार्टमेंट लेवल को जो है वो हैंडल करती है। उसके बाद डाटा फ्राम एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस ऑन डेली बेसिस फॉर्मेट एग्रीगेट डाटा एंड लोड इनटू रेलिवेंट डाटा मार्ट्स। यानी कि क्या किया जाता है कि किसी ने भी अगर फॉर एग्जांपल आपका डिपेंडेंट डाटा मार्ट्स बना डिपेंडेंट डाटा मार्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि उसके लिए क्या है कि वहाँ पे वो सारे के सारे जो डाटा मार्ट्स हैं वो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस के साथ लिंक की जाए कि कोई भी डाटा अगर उस डाटा वेयर हाउस के अंदर या उन डाटा मार्ट्स के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो किसके ज़रिए होता हुआ आएगा, वो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस के ज़रिए होता हुआ फिर वो आके जो उसका एक स्पेसिफिक डाटा मार्ट्स पड़ा हुआ होगा वो उसके अंदर आके वो सेव हो जाएगा। तो पहले क्या किया जाता है कि जो जितना भी डाटा बना हुआ होता है, ठीक है, कोई भी जो डिपार्टमेंट है या कोई भी जो पर्सन वगैरह वो उसको सेव करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि वो डाटा वेयर हाउसिंग हाउस इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस से होता हुआ वो क्या करेगा कि वो उसके जो रेलिवेंट डाटा मार्ट्स पड़ा हुआ है, ठीक है, डाटा मार्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको ये सिंपली क्या होती है कि ये डाटा बेस ही होती है, ठीक है, जो कि किसी एक ख़ास डिपार्टमेंट को असाइन की हुई होती है। तो उसको डाटाबेस के अंदर उसको और सॉरी डाटा वेयर हाउस के अंदर उसको डाटा मार्ट्स का नाम दे दिया जाता है। तो जितना भी डाटा वगैरह उसके अंदर डाटा वेयर हाउस के अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है, अपडेट होगा या उसके क्या लें कि उसको कैलकुलेट करते हुए क्या कर सकते हैं कि हम उससे कोई बेनिफिट इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, तो वो सारा का सारा जो होगा वो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस से होता हुआ ही वो क्या होगा कि उससे बाहर जाएगा। यानी कि डाटा मार्ट्स के साथ आपको कनेक्शन करने के लिए या डाटा मार्ट्स में से आपको डाटा फैच करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डाटा वेयर हाउस इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे वो आपका राब्ता जो होगा या जो आपका कनेक्शन है, ठीक है, वो या आपकी जो एक्सेस है वो आपके मखसूस डाटा मार्ट्स तक वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, प्रोवाइड एंड इज़ इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ज़ाहिर है जो डाटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करके वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं कि जी आपने इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है कि डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करके तो वो अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि जी वो उसकी डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि जी हमने कौन सा आगे डिसीजन लेने हैं, इस तरह के डिसीजन लेने हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और के लिए यूज़फुल हो सके। तो इसलिए वो जो उनके पास पुराना डाटा पड़ा हुआ होगा वो उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और उसकी जो आउटपुट उनके पास आएगी उसकी बुनियाद पे वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिसीजन जो होंगे वो बंद करेंगे। उसके बाद फास्ट रिस्पॉन्स प्री डिफाइंड क्यूरीज, यानी जो भी क्यूरीज है सेलेक्ट अपडेट डिलीट वगैरह इसके ऊपर ये बहुत जल्दी से वो रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद कस्टमाइज डाटा फॉर ग्रुप सपोर्ट क्यूरीज डाटा एंड डाटा माइनिंग एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन, यानी जितनी भी डाटा माइनिंग के रिलेटेड एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, या उसके अलावा कोई डाटा फैच करने के लिए, ठीक है, या डाटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एनालिटिकल जो कि डाटा के ऊपर डाटा से आउटपुट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, उसी को क्या करती है कि ये जो ड्राइव डाटा लेयर होती है ये बेसिक तौर पर उसको सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है कि जिससे आप डाटा माइनिंग जो होता है, दरअसल माइनिंग जो होता है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसको फॉर एग्जांपल हम कानकुनी की भी कहते हैं। तो डाटा में क्या किया जाता है कि डाटा को फैच करके यानी कि डाटा के अंदर डीपली उसको एक्सेस करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है कि यानी कि डाटा जो होता है वो बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल जिस तरह गूगल का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डाटा पड़ा हुआ है। अब इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग कर देंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा उसके रिलेटेड चीज़ें जो आ जाएंगी, लेकिन आपने
आपको जो डाटा चाहिए जब आप उसके अंदर से वो तलाश करेंगे तो उसको डाटा माइनिंग का नाम दिया जाता है। तो इसके बाद जितने भी एनालिटिकल यानी कि कोई भी हमने इसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं तो वो भी सारी की सारी जो होंगी उसको लिए भी ये जो ड्राइव डाटा लेयर है इसको उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने में हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद इसके कुछ और करेक्टरिस्टिक है, बहुत डिटेल एंड एग्रीगेट डाटा रिप्रेजेंट। ठीक है, डिटेल में यानी कि जितना भी उसका डाटा वगैरह पड़ा हुआ होगा जो कि पीरियडिकली डाटा उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है, ठीक है, वो भी वो शो करवाता है। और उसके बाद जो एग्रीगेट डाटा यानी कि उस डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करके जो आपको एक मुकम्मल आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो सारे का सारा डाटा जो होता है वो उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये दोनों तरह का डाटा यानी कि पीरियडिकली भी कि किस दौर के अंदर किस तरह का डाटा जो है वो कौन सा डाटा हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद जो टोटल डाटा है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा जो टोटल डाटा है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो ये डाटा लेयर जो होती है, ठीक है, ड्राइव डाटा लेयर, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकती है। डाटा इन डिफरेंट मार्ट्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, डाटा मार्ट्स इज डायमेंशन रिलेटेड रिलेशनल लाइक मॉडल। ठीक है, इसके अंदर जितने भी डाटा मार्ट्स होते हैं ये जिस तरह रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम होते हैं ये बिल्कुल उसी तरह जो जो डाटा मार्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये इस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, जिस तरह चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूँकि EDW, ठीक है, इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउसिंग जो होती है वो सारी की सारी जो होती है वो डाटा जितने भी डाटा मार्ट्स डाटा वेयर हाउस के अंदर पड़े हुए होते हैं वो सब के साथ वो कनेक्टेड होती है। तो इसलिए तो इसके अंदर जितना भी डाटा वगैरह होगा तो वो उसी से होता हुआ जाएगा जो कि वो उसके रेलिवेंट डाटा के अंदर जाके उसको सेव कर देगा। तो इसी तरह इनके दरमियान एक ख़ास किस्म का रिलेशन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो डाटा मार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ डाटा मार्ट्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन डाटा एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, अब अगर एक मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय का डाटा जो है वो एक्सेस करना चाहती है तो एम्प्लॉय का जो जितना भी रिकॉर्ड होगा वो HR के पास होगा। उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है उसका डिपार्टमेंट का अलहदा डाटा होगा, ठीक है, और उसके बाद वो कौन सा काम कर रहा है उसका डाटा जो होगा वो अलहदा होगा। तो यानी डेजिग्नेशन वगैरह उसका अलहदा होगा, उसके बाद उसकी पेमेंट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी ये सारी अलहदा होंगी। तो अगर एक कोई भी बंदा जो इसको उसका डाटा फैच करना चाहता है वो क्या करेगा, वो उसको एक क्वेरी लिखेगा। तो EWD यानी इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस क्या करेगा कि वो सब मार्ट्स में से जो उसके रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ होगा वो इकट्ठा करके, ठीक है, तो वो उसमें से फैच करके तमाम मार्ट्स में से वो उस पर्सन को दे देगा जो कि उसके बारे में कोई ना कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रही है, उसका डाटा फैच करने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या होता है? ये बेसिकली जिस तरह के डाटाबेस क्रिएट करने के स्कीमाज होते हैं, ठीक है, उनमें से ये एक स्टार स्कीमा है। ये बिल्कुल एक स्टार्स की तरह होता है। इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल देखें या सिंपल सा इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो ये क्या होता है, पहले इसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ ए सिंपल डाटा बेस डिज़ाइन इन विच डायमेंशनल डाटा सेपरेट फ्राम द फैक्ट डाटा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो किस्म के जो टेबल्स वगैरह होते हैं या डाटा जो होता है वो पड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक डाटा जो होता है उसको डायमेंशनल डाटा का नाम दिया जाता है, दूसरे को फैक्ट डाटा का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डायमेंशनल डाटा होता है ये जितना भी आपने टेबल्स वगैरह अपने डाटाबेस के अंदर जो टेबल वगैरह क्रिएट किए हुए होते हैं, ठीक है, सिंपल सी अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये जिस तरह के आपने ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि आपने ये सिटी का टेबल अलग है, एम्प्लॉय का टेबल अलग है, कंट्री का अलग है, प्रोडक्ट्स का टेबल अलग है। और इस तरह के जो कि टेबल के लिए आपने मखसूस, ठीक है, यानी कि किसी एक ख़ास एंटिटी को फॉलो करते हुए उसका डाटा आपने किसी टेबल के अंदर सेव रखा हुआ है, उस टेबल को हम डायमेंशनल टेबल का नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये सेंटर वाला इसको जो कि जिसके अंदर तमाम जो आपके डायमेंशनल टेबल या डायमेंशनल डाटा का जिसके साथ लिंकेज वगैरह की जाती है, ठीक है, इसको फैक्ट डाटा का नाम दिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर जितना भी जो डाटा होता है, ठीक है, ये तमाम जो कि हमारे डायमेंशनल डाटा टेबल होते हैं, ठीक है, इनसे जो इनकी जो प्राइमरी कीज़ होती है वो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि एज ए फॉरेन की उसको भी यहाँ पे इसको
क्या क्या शो कर दिया जाता है। ठीक है, इसको एज ए प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों के ऊपर शो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज वगैरह जो होती है तमाम टेबल्स की इस टेबल के साथ होती है। तो जिस तरह के ये एक मेन में एक फॉर एग्जांपल कह लें कि ये हब टेबल कहलाता है। ठीक है, बाकी देख लें ये बिल्कुल स्टार्स की तरह जो डायमेंशनल टेबल है ये उसके साथ कनेक्टेड हुए होते हैं। तो इस तरह का जो होता है कि जो जितने भी आप एक ख़ास किस्म का जो डाटा आपने अपने पास रखा हुआ होता है, ठीक है, जो कि ख़ास किस्म के किसी ख़ास एंटिटी के रिलेटेड आपने डाटा सेव किया हुआ था टेबल के अंदर, उन टेबल को डायमेंशनल टेबल का नाम दिया जाता है। और उसके बाद जो उन डायमेंशनल टेबल से आप डाटा कलेक्ट करके किसी एक ऐसे टेबल में उसको रख देते हैं जिससे कि डाटा जो वो फैच करने में ईजी हो, तो अलग-अलग टेबल्स को पास जाके वो डाटा ना एक्सेस करना पड़े, तो उसको हम फैक्ट टेबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसके इट इज़ नॉट सूटेड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑपरेशनल स्टोर्स और इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस। ठीक है, उसने कहा कि ये इस तरह की जितनी भी तमाम किस्म की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती हैं इनके लिए ये इतना सूटेबल नहीं होता। ठीक है, ना ये किसी भी ऑपरेशनल डाटा स्टोर करने के लिए, जो कि ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए ये होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा सेव हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली जो जनरेट हो रहा होता है वो उसके आगे फैक्ट टेबल के अंदर वो सेव होता चला जाता है। और आप उसको क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे ही आप उसके सिंपल जो है फैक्ट टेबल को एक्सेस करके वहाँ पे जितना भी रिलेटेड डाटा होगा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लिहाजा इस किस्म के जो ऑपरेशनल डाटा स्टोर्स हैं, ठीक है, जो कि लहदा डाटा सेव करते हैं, इस तरह के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता। ठीक है, ना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ये इतना ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद जितना भी डेटाबेस के अंदर जो कि क्वांटिटेटिव डाटा रिलेटेड वो सारे का सारा इसके अंदर जो फैक्ट डाटा होता है या फैक्ट टेबल जो आपने क्रिएट किया होता है, आपका जितना भी डायमेंशनल टेबल्स का डाटा होता है वो फैक्ट डाटा टेबल के अंदर आके वहीं पे वो शो होता है। और उसके बाद इनके अंदर वन टू मैनी का रिलेशन क्रिएट हुआ होता है। ठीक है, वन टू मैनी का रिलेशन जो होता है वो क्रिएट, इसकी मेन रीज़न ये है कि इसके साथ वन टू मैनी का रिलेशन क्रिएट किया जाता है कि इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्राइमरी की को यूज़ करते हुए हम इसको पूरे के पूरे डाटा को या उसकी जो अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इसके अंदर पड़ी हुई हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उनकी तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ से फैच कर सकते हैं। और इनके दरमियान इस तरह से ये एक ख़ास किस्म का प्राइमरी की जो जो डाटा बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके दरमियान जो रिलेशन होता है ये मैनी टू मैनी का रिलेशन मैनी वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो होता है वो क्रिएट किया हुआ होता है। और उसके बाद इसके अंदर सेवरल बहुत ज़्यादा नॉन कीज़ एट्रीब्यूट भी होती है। ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ जो दूसरी डाटाबेस से आई हुई जो प्राइमरी कीज़ हैं, ठीक है, हमने वही रखनी है, बल्कि इसके अंदर यहाँ पे जिस तरह प्रोडक्ट आईडी, टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स वगैरह, ये नॉन कीज़ का भी नॉन कीज़ जो वैल्यूज़ होती हैं जो वो भी टेबल के अंदर जो होती हैं वो इस तरह से सेव हुई होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो जितनी भी टेबल्स के अंदर ज़ाहिर है आईडीज़ वगैरह बनी हुई होती हैं वो दूसरे की टेबल्स की एज ए प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ पे वो एज ए फॉरेन की के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। और ये इसी के लिए सिंपल एक और बात यह है कि यह है उसकी फॉरेन की भी यही होती हैं और उसकी प्राइमरी कीज़ भी जो होती हैं वो यही होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि सरोगेट की जो होती है वो इसके लिए रिलेटेड होती है। उसके बाद इसका जो डाटा नॉर्मलाइजेशन होता है वो तकरीबन डी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डाटा होता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा नॉर्मल फॉर्म में वो डाटा जो होता है वो पड़ा हुआ नहीं होता। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन होती है, लेकिन मैक्सिमम ये क्या करता है कि ये सेकंड यहाँ तो डाटा जो होता है इसके अंदर टोटली डी नॉर्मलाइज फॉर्म में पड़ा होता है, यानी नॉर्मलाइज फॉर्म में डाटा नहीं होता। तो यहाँ उसकी जो नॉर्मलाइजेशन अगर हुई भी हो तो वो सिर्फ क्या होती है कि वो सिर्फ सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक उसको फॉलो करता है, यानी कि जिसके ऊपर ये था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो होती है वो उसको क्या करता है कि उसको वो ख़त्म करता है। ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी या इतना ज़्यादा ये नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं होता जितना कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर एक प्योर नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर डाटा जो होता है वो सेव हुआ होता है। उसके बाद आगे इसके कुछ कंपोनेंट है। सबसे पहले सरोगेट की आप जैसे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सरोगेट की क्या होता है कि ऐसी कीज़ होती है जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि किसी टेबल की प्राइमरी कीज़ होती है, लेकिन जब उसको दूसरे टेबल में वो 3-4
कीज़ हमने एक ही टेबल के अंदर उसका जब डाटा इकट्ठा फेच करना होता है तो वो क्या करती हैं कि वो उसकी आगे हम वहाँ पे उसको एज ए प्राइमरी की के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिखाया था कि इस टेबल में क्या है कि कंट्री आईडी, सिटी आईडी, एम्प्लॉय आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये क्या है कि ये दूसरे जितने भी जो इसके डायमेंशनल टेबल हैं ये उनकी प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे वो एज ए फॉरेन की भी शो हो रही है और एज ए इसकी ये चारों की चारों जो होगी वो इसकी एज ए प्राइमरी की के तौर पर भी शो हो रही है। और ऐसी प्राइमरी की, ठीक है, यानी कि ऐसी की जो कि एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है उसको हम सरोगेट की का नाम देते हैं। तो इस तरह ये सरोगेट की जो होती है इसके अंदर जो होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इसके लिए सरोगेट की जो होती है वो इतनी ज़्यादा बिजनेस वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये इसके अंदर कोई इसकी एक परमानेंट की नहीं है कि जिसको फॉलो करते हुए हम इस के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये टाइम बाय टाइम जो होता है टेबल के चेंज होने की वजह से ये कीज़ जो होती हैं ये भी बदलती रहती है, तो लिहाजा ये इतनी, आप ये कह सकते हैं कि इतनी डिपेंडेंट या इतनी कॉन्फिडेंट ये कीज़ नहीं है कि जिनके ऊपर हम इतना ज़्यादा कर सकें। जी ये बिज़नेस लॉजिक के लिए ये बहुत अच्छे, यानी कि ये बहुत अच्छी लॉजिक है, इस तरह का कोई इसके अंदर कंसेप्ट वगैरह नहीं है। तो ये चूँकि जैसे जैसे बिज़नेस चेंज होगा, टेबल जो उसके डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह चेंज होंगे, टेबल के चेंज होने की वजह से उसकी ये जो फैक्ट टेबल की सरोगेट की होगी इसकी भी वैल्यूज जो होंगी वो चेंज होती चली जाएंगी। उसके बाद इट इज़ सिंपलर एंड शॉर्टर, ज़ाहिर है ये सिंपल होती है क्योंकि ये जितने भी दूसरे डाटाबेस टेबल्स वगैरह पड़े हुए होते हैं उनकी एज ए प्राइमरी की को यहाँ पे हमने यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये तो ज़ाहिर सिंपल सी बात है कि ये उसी तरह की, एक तो ये सिंपल होती है, दूसरी इनकी लेंथ वगैरह भी जो शॉर्ट होती है। सरोगेट की विल बी सेम लेंथ एज अदर कीज़, ठीक है, यानी कि उसकी भी फॉर एग्जांपल अगर जितनी लेंथ तमाम कीज़ की होगी उतनी ही उन तमाम कीज़ की लेंथ को एक तरह से फिक्स करके हम सरोगेट की वो लेंथ जो होता है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी फॉर एग्जांपल एक मैं ये कहता हूँ कि जी जो लेंथ है, ठीक है, एक की लेंथ है वो उसके अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह ये कंट्री आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, सिटी आईडी है। अब एम्प्लॉय आईडी और सिटी आईडी की लेंथ बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन कंट्री आईडी और प्रोडक्ट आईडी की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा हमारे पास जो सबसे बड़ी लेंथ की वैल्यू होगी हम उसको ही इसकी लेंथ डिक्लेयर करेंगे। जी इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। यानी जितने वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो सबसे बड़े डायमेंशनल टेबल के अंदर जितने, यानी उसकी नेम की प्राइमरी की जो लेंथ होगी उसी को हम सरोगेट की लेंथ जो है वो काउंट करेंगे कि जी इतनी इसकी की जो है लेंथ है, या इसकी 6 वर्ड लेंथ है, 6 वर्ड लेंथ है, या आप ये कह सकते हैं 30 वर्ड्स है इसके अंदर जो इसकी लेंथ है। जो सबसे बड़ी की लेंथ होगी उसी को हम क्या करेंगे, सरोगेट की लेंथ डिटेल करेंगे। उसके बाद आ गया था ग्रेन ऑफ टेबल। अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन देखा जाए तो ग्रेन ऑफ टेबल क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी कीज इज़ कॉल्ड ग्रेन। इसकी रीज़न क्या होती है। अब इंटरसेक्शन प्राइमरी कीज क्या होता है, हमने जैसा कि डेटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं तो डेटाबेस क्या होती है कि जब भी हम कोई भी ऑपरेशन वगैरह, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो टेबल्स के अंदर से हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर से हम उसकी प्राइमरी की के अगेंस्ट जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसको इंटरसेक्शन का नाम दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे हमने 4 किस्म की जो प्राइमरी कीज़ हैं या 4 डायमेंशनल टेबल की प्राइमरी कीज़ हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ की हैं। अब यहाँ पे जो जितना भी डाटा आ रहा है, ठीक है, वो इन के अगेंस्ट जो है वो डाटा आपके पास शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल क्यूरी लिखता हूँ, उस सिंपल क्यूरीज में मैं ये भी लिखता हूँ कि जी मुझे इसके रिलेटेड कंट्री का डाटा भी पता होना चाहिए, मुझे सिटी का डाटा भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कंट्री आईडी पता होना चाहिए, सिटी का नेम पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की कीमत या कुछ भी आप जो फैच करना चाहते हैं। तो आप एक क्यूरी लिखते हैं तो एक क्यूरी के अगेंस्ट, ठीक है, जो तमाम प्राइमरी कीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो डाटा जो आपके पास निकल के आता है डाटाबेस के अंदर से, वो किसकी बिना पर निकल के आता है, वो दरअसल इंटरसेक्शन, यानी कि जो ये आपस में जो प्राइमरी कीज़ होती हैं वो अटैच हुई होती हैं टेबल्स के साथ। तो इस फॉर्म में इसको ग्रेन का नाम दिया जाता है, ग्रेन ऑफ द टेबल का नाम दिया जाता है कि यानी एक क्यूरी के अगेंस्ट जितना भी आपके पास डाटा निकल के आता है उसकी प्राइमरी की के बेसिस पे, ठीक है, उसको आप ग्रेन ऑफ द टेबल का नाम दे सकते हैं।
ए कॉमन ग्रेन वुड भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती है वो आपकी जो होती है उसको ग्रेन का नाम दे सकते हैं। यानी कि एक सिंपल क्यूरी लिखी है और आपने एक क्यूरी के अंदर 3 से 4 मुख्तलिफ डाटा की प्राइमरी की के ऊपर आप उसको डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आप प्राइमरी की बेस पे ही उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इस वजह से एज ए वो सिंगल क्यूरी के तौर पर यूटिलाइज होगी। लेकिन वो जो 3-4 टेबल से आपको डाटा इकट्ठा करके ला के देगी उसको हम ग्रेन का नाम देते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी की बुनियाद पे वो डाटा फैच करके आपको दे रही है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टेबल है। ड्यूरेशन ऑफ टेबल सिंपल सी क्या बात है, द हिस्ट्री केप्ट इन द टेबल इज़ नोन एज ड्यूरेशन ऑफ टेबल। यानी कि आपने जितनी ज़्यादा हिस्ट्री जो होगी वो टेबल के अंदर सेव की होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह आपकी हो रही हैं या जितना ज़्यादा आपने डाटा बहुत ज़्यादा अरसे के लिए आपने डाटा सेव रखा हुआ है वो इसकी ड्यूरेशन होगी। अगर आप उसके अंदर ज़्यादा देर से और ज़्यादा डाटा सेव कर रहे हैं तो फिर वो जो इसकी ड्यूरेशन होगी टेबल की वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आप थोड़े से कम आप कम अरसे के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो लिहाजा उसके अंदर डाटा भी फिर कम होगा, तो लिहाजा उस टेबल की जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम होगी। तो जितना ज़्यादा डाटा होगा या उसकी फंक्शन परफॉर्म करने की जितनी ज़्यादा हिस्ट्री इसके अंदर मौजूद होगी उतना ही टेबल का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और जितनी उसके अंदर हिस्ट्री या डाटा कम होगा उतना ही वो टेबल का ड्यूरेशन जो है वो भी कम होगा। उसके बाद आगे आ जाता है साइज़ ऑफ टेबल। हम टेबल का साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। द ग्रेन एंड ड्यूरेशन इम्पैक्ट ऑन द साइज़, यानी कि जितनी ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन वगैरह की होंगी, ठीक है, वो भी, और उसके बाद जितनी देर जितना ज़्यादा या जितने अरसे से आप डाटा को सेव कर रहे हैं वो भी उसका जो टोटल साइज़ होता है वो साइज़ ऑफ फैक्ट टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी मैं अगर सिंपल सी यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन लिखी हुई जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 स्टोर्स आप रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर 5000 प्रोडक्ट्स है जो आप सेल्स कर रहे हैं और आप डाटा फैच करना चाह रहे हैं कि जी मुझे तकरीबन 2 ईयर्स का जो डाटा है वो मेरे पास निकल के आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1000 स्टोर्स होंगे यानी 1000 आपके पास स्टोर्स का टेबल होंगे, 1000 टेबल होंगे और उन टेबल्स के अंदर 5000 यानी 1000 हर टेबल के अंदर की आप सिंपली ये कह लें कि 5-5 प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। तो अब वो क्या होगा कि जितनी अब रोज़ाना 2 सालों के लिए ज़ाहिर है आपको डाटा चाहिए, तो रोज़ाना क्या आ रहा है कि रोज़ाना आपके 1000 स्टोर्स के ऊपर 5000 प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही हैं। तो रोज़ाना इसका मतलब है कि आपके टेबल के अंदर फिर 2 सालों के अंदर आपके टेबल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो ये तकरीबन 1,20,00,000 के नज़दीक बनती है। यानी कि इतनी जो ट्रांजैक्शंस होंगी या इतनी कह लें कि रोज़ जो होंगी वो आपके फैक्ट टेबल के अंदर वो इतनी ज़्यादा टेबल बनेंगी, यानी कि 1,20,00,000 के नज़दीक, ठीक है। 1,20,00,000 के नज़दीक तकरीबन रोज़ वगैरह जो होंगी वो आपके फैक्ट टेबल में, क्योंकि फैक्ट टेबल ने क्या करना है कि आपकी ईच एंड सिंगल जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, या जो डाटा फैच कर रहा है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन टेबल से या जो डाटा वगैरह आप उसके अंदर सेव कर रहे हो तो वो ज़ाहिर है सारे का सारा जो है वो फैक्ट टेबल के अंदर भी आएगा। तो कि वो मेन आप उसको कह सकते हैं कि वो मरकज़ टेबल होता है, सेंटर टेबल होता है कि जिसके अंदर तमाम दूसरे टेबल का डाटा आके इकट्ठा होता है। तो जितना ज़्यादा डाटा उसके अंदर आप सेव करते जाएंगे, ठीक है, उतना आप एक टेबल में के आप मुख्तलिफ टेबल के अंदर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा मिलकर क्या होगा कि वो सेंट्रल टेबल या आपके फैक्ट टेबल के ऊपर वो सारा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर इतनी ज़्यादा रोज़ हों और आपके जो टेबल है, ठीक है, जो फैक्ट टेबल है उसके अंदर 6 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, और 6 कॉलम में जो हर कॉलम है वो 4 बाइट्स का है। अब हमने ये डाटा निकालना है कि जी हमारा जो फैक्ट टेबल है उसकी टोटल मेमोरी कितनी बनती है, और अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 2.88 GB जो है वो मेमोरी इसकी बनती है। यानी कि अगर इतनी रोज़ हो 1,20,00,000 के नज़दीक आपकी टेबल की रोज़ हो और टेबल का जो फील्ड यानी टेबल के जो कॉलम्स है वो 6 कॉलम्स और हर कॉलम का डाटा 4 बाइट्स का हो, तो अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करके तो हम क्या करेंगे कि हम अपना टोटल जो है वो डाटा निकाल सकते हैं कि जी इतना डाटा हमारे पास निकलेगा। उसके बाद आ गया जब मॉडलिंग डेट एंड टाइम, यानी कि डेट एंड टाइम को भी आप किस तरह मॉडल कर सकते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि कुछ टेबल्स के अंदर जो कि सिंपली डेट एंड टाइम को डिफाइन करने के लिए होते हैं, ठीक है, उनकी एज ए प्राइमरी की हमने डेट एंड टाइम वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ रखी होती है, तो उनको इस तरह जो टेबल्स के अंदर फैक्ट टेबल के अंदर उसको भी सेम टू सेम इसी तरह जो उनकी प्राइमरी कीज़ होती हैं उसको भी हम डेट की सूरत में ही आगे उसके अंदर जो है वो सेव
कर लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि डेट की सूरत, डेट के ऊपर किसी भी चीज़ का डाटा फैच कर सकते हो, ठीक है। या आपने कोई भी जो डाटाबेस के डेट के अगेंस्ट, ठीक है, डेट एंड टाइम के अगेंस्ट जितना भी डाटा वगैरह होगा वो आप फैक्ट टेबल के अंदर उसके इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसकी मॉडलिंग जो होती है वो उसको इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो कि डेट के अगेंस्ट या कोई भी अगर आपने डेट के ऊपर कोई डेट डायमेंशन का टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी जो प्राइमरी की है वो डेट है, तो इसका मतलब है कि जितने भी उसके वर्किंग वगैरह, ठीक है, उस जो भी उसके अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह होंगी वो उसी डेट के अगेंस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, ठीक है। और उनको टेबल के अंदर जो आपका फैक्ट टेबल होता है उसके अंदर उसको एज ए प्राइमरी की या एज ए फॉरेन की के तौर पर उसको मॉडल किया जाता है, जिसके के एक डेट के अगेंस्ट आपके पास सारे का सारा डाटा जो होता है वो आपके पास निकल आता है। उसके बाद आगे वेरिएशन ऑफ स्टार स्कीमाज है। स्टार स्कीमा की वेरिएशन क्या होती है? मल्टीपल फैक्ट टेबल या फैक्टलेस फैक्ट टेबल, दो किस्म की इसकी वेरिएशन होती है। सबसे पहले मल्टीपल टेबल, इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्ट टेबल होते हैं, ठीक है, या स्टार स्कीमास के अंदर एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल होते हैं। जिस तरह अगर पिक्चराइज फॉर्म में दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास चार जो है ये डायमेंशन टेबल है, कैलेंडर है, स्टोर है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या डायमेंशन है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ के ऊपर अब ज़ाहिर है दो, अगर किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हम इन तमाम का जो डाटा है वो अलग-अलग हमें दो, एक सेल्स की सूरत में हमारे पास सेव हो और दूसरा डिफेक्ट टेबल की सूरत में वो शो हो कि किस स्टोर की, ठीक है, किस डेट के ऊपर जो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो है वो डिफेक्टिव हुई है या किस कस्टमर के पास से उसकी कंप्लेंट आई है। तो जितनी भी ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी कस्टमर के रिलेटेड वो यहाँ पे डिफेक्ट टेबल के अंदर सेव होंगी, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी आपकी सेल्स होंगी, ठीक है, जिस डेट के ऊपर सेल्स होगी या जिस स्टोर से सेल होगी या जो प्रोडक्ट आपकी सेल होगी, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पे शो करवा देगा कि जी आपकी इस डेट को इस स्टोर से ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई है, ठीक है, और इस कस्टमर ने ये जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदी है। और डिफेक्ट टेबल में क्या कहेगा कि जी इस डेट को इस स्टोर से आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और इस कस्टमर की जो प्रोडक्ट थी वो डिफेक्टिव थी। तो लिहाजा क्या होगा कि इन चारों टेबल्स का जो डाटा होगा वो दो मुख्तलिफ फैक्ट डाटा टेबल्स के अंदर वो इस तरह से आके सेव हो जाएगा। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का डाटा होगा वो डिफेक्ट के टेबल में, और जितनी टोटल वगैरह सेल्स होंगी, कस्टमर का डाटा, प्रोडक्ट का डाटा और जिस स्टोर्स वगैरह का सारा डाटा वो आपकी सेल्स में आके सेव हो जाएगा। और दूसरा था वो है फैक्टलेस फैक्ट डाटा। अब फैक्टलेस फैक्ट डाटा में क्या होता है कि इसके अंदर एक ही मेन जो होता है वो टेबल होता है, ठीक है, फैक्ट टेबल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपली जो दूसरे डायमेंशनल टेबल्स होते हैं उनकी सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी कीज़ को एज ए फॉरेन की शो किया जाता है। यानी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा कि आपको उन चीज़ों की या जितने भी डायमेंशनल टेबल हैं उनकी सिर्फ प्राइमरी कीज़ जो होंगी वो आपके पास सिर्फ शो होंगी और इसके अंदर कोई भी और किस्म का डाटा नहीं पड़ा होता। जिस तरह के फॉर एग्जांपल कोई नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि प्राइमरी कीज़ के अलावा भी कोई इसके अंदर और कोई कॉलम मौजूद नहीं होता, जिस तरह टोटल सेल कह लें या टोटल क्वांटिटी कह लें। सिर्फ इसके अंदर जो है वो सिर्फ प्राइमरी कीज़ का डाटा होता है और इस टेबल से आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि बाकी आपने जितने भी डायमेंशनल टेबल है उनकी सिर्फ प्राइमरी कीज़ को ही आप कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप किसी को और को कलेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई मसला वगैरह हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।